इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। तो जो होब्स की प्राकृतिक अवस्था है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं और उसके बाद में जो होब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था है उसकी आलोचना। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। होब्स ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वह पूर्णतः अराजकता की अवस्था है। तो होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का विवरण किया है वह कैसी है? अराजकतापूर्ण है। यह अवस्था समाज तथा राज्य से पहले की अवस्था है, यानी कि जब समाज और राज्य के निर्माण के लिए सामाजिक समझौता नहीं हुआ था उससे पहले की अवस्था है। इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू होता था, यानी कि मत्स्य न्याय लागू था। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आगे है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में लगे रहना, इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेना अथवा छीन लेना तथा किसी को भी मार डालना मनुष्य का कार्य था। वह हमेशा भय और असुरक्षा से ग्रस्त रहता था। मनुष्य भेड़ियों की तरह हिंसक था। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी होब्स के अनुसार, जो प्राकृतिक अवस्था थी वह अराजकतापूर्ण थी। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे को मार भी देते थे। अब देखते हैं प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं, यानी कि होब्स ने प्राकृतिक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो पहली विशेषता है नैतिकता की अनुपस्थिति। प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता पूर्णतः अनुपस्थित थी। नैतिकता सामाजिक अवस्था का गुण है। राज्य और समाज में रहकर ही मनुष्य नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। चूंकि प्राकृतिक अवस्था समाज और राज्य की स्थापना से पहले की अवस्था थी, अतः मनुष्यों को नैतिकता अनैतिकता का ज्ञान नहीं था। वे पाशविक थे, यानी कि पशुतुल्य थे। तो प्राकृतिक अवस्था की सबसे पहली विशेषता है कि प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता नहीं थी, क्योंकि नैतिकता समाज तथा राज्य में रहने वाले व्यक्तियों में ही पाई जाती है। जंगली पशुओं में नैतिकता नहीं होती है। दूसरी विशेषता है न्याय भावना की अनुपस्थिति। न्याय और अन्याय की भावना समाज और राज्य व्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति एकांत जीवन में रहते थे, अतः उनमें न्याय अन्याय की भावना नहीं थी। यह भावना, यानी कि न्याय अन्याय की भावना नागरिकों में पाई जाती है, न कि जंगल में रहने वाले पाशविक मनुष्य में। तो दूसरी विशेषता क्या है कि न्याय अन्याय की भावना नहीं थी। अब देखते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है मनुष्य के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। जब तक मनुष्य शक्तिशाली रहता था उसकी वस्तुएं उसके स्वामित्व में रहती थी, लेकिन जब वह कमजोर पड़ जाता था तो उसकी वस्तुओं पर दूसरे शक्तिशाली मनुष्य अपना अधिकार जमा लेते थे। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी। जब तक व्यक्ति शक्तिशाली रहता था उसकी वस्तुएं उसी के पास रहती थी, लेकिन जब वह दुर्बल हो जाता था तो दूसरे शक्तिशाली मनुष्य उसकी वस्तुओं को छीन लेते थे। यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मत्स्य न्याय प्रचलित था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का न्याय प्रचलित था।
अब प्राकृतिक अवस्था की चौथी विशेषता है मनुष्य के पास पूर्ण स्वतंत्रता। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करता था। सभी मनुष्यों को बांध कर रखने वाली किसी सामान्य शक्ति के न होने के कारण किसी में भी अधीनता का भाव नहीं था। स्वतंत्रता निर्बाध थी। निर्बाध मतलब बाधा रहित, जिस पर कोई रोक टोक ना हो। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास पूर्ण स्वतंत्रता थी, क्योंकि राज्य नामक शक्ति नहीं उत्पन्न हुई थी। व्यक्तियों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति जो कार्य करना चाहे कर सकते थे, किसी दूसरे को मारना चाहे मार सकते थे। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास पूर्ण स्वतंत्रता विद्यमान थी। तो ये तो गई प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं, किसके अनुसार? होब्स के अनुसार। अब देखते हैं प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों की आलोचना। तो पहली आलोचना है, होब्स ने प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्ट नहीं किया है। यानी कि होब्स इस बात का कोई प्रमाण नहीं दे सका कि इतिहास में इस प्रकार की कभी कोई अवस्था पाई गई है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था क्या है? एक काल्पनिक अवस्था है। दूसरी आलोचना है, प्राकृतिक अवस्था के एकाकी जीवन में पुरुष और स्त्री का संयोग, बच्चों का उत्पन्न होना और उनका सुरक्षित रह पाना आदि के संबंध में कई सवाल उठते हैं। होब्स इनका उत्तर नहीं दे पाया। यानी कि होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकांत में रहता था, वह दूसरे मनुष्यों के साथ समूह में नहीं रहता था। तो यदि प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार की थी तो उसमें स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चों का उत्पन्न होना और उन बच्चों का सुरक्षित रह पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन होब्स इन बातों का उत्तर नहीं दे पाया। तीसरी आलोचना है, आलोचकों के अनुसार होब्स द्वारा शक्ति के साम्राज्य और संघर्ष की स्थिति में पूर्ण या निर्बाध स्वतंत्रता की बात करना निरर्थक है। तो होब्स क्या कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन दूसरी ओर होब्स यह भी कहता है कि चारों ओर शक्ति का साम्राज्य था। जो शक्तिशाली व्यक्ति थे वे निर्बल व्यक्तियों की वस्तुओं को छीन लेते थे, उनको मार डालते थे। तो होब्स की ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। यदि शक्तिशाली मनुष्य ही अपना हित पूरा कर पाएंगे तो फिर सभी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ये तो हो गई इसकी आलोचना। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम 2 लाइन में भी पढ़ सकते हैं और 100 लाइन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इतना पढ़ना है ताकि हम अपने एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई होब्स की प्राकृतिक अवस्था। अभी यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हैं, जिनमें पहला है कि होब्स अपने ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ लॉ तथा लेवियाथन दोनों में प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसने मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है। तो होब्स की 2 बुक हैं। देखो, होब्स की वैसे तो काफ़ी पुस्तकें हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था से संबंधित जो बुक्स हैं वो 2 हैं, एलिमेंट्स ऑफ लॉ तथा लेवियाथन। तो इन दोनों ही पुस्तकों में होब्स ने प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति शब्द का प्रयोग किया है। और दूसरा पॉइंट है कि होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है, ऐतिहासिक वास्तविकता नहीं है। यानी कि होब्स स्वयं मानता है कि जो मैंने प्राकृतिक अवस्था बताई है वह काल्पनिक है, ऐतिहासिक वास्तविकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा होब्स का प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि होब्स मानव स्वभाव के बारे में क्या बताता है। तो होब्स मानव स्वभाव को कैसा मानता है? बुरा मानता है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था को भी बुरा मानता है। जबकि जो रूसो है वह मनुष्य को न तो बुरा मानता है और न ही अच्छा मानता है। और लोक
जो जॉन लॉक है वह मनुष्य को अच्छा मानता है। तो होब्स मनुष्य को क्या मानता है? बुरा मानता है। लॉक अच्छा मानता है और रूसो न ही तो अच्छा मानता है और न ही बुरा मानता है।